हेलो स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि गृह संपत्ति से आय। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 22 के बारे में। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सैलरी का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट हमारे लेक्चर में, जो हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सेक्शंस जैसे सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है, इसके बाद में हम 24 की बात करेंगे। तो कुछ और सेक्शन, हालांकि ये सेक्शन 22 से लेकर 27 तक हम इसे पढ़ेंगे, बट फिर भी इसमें सेक्शन 22, 23 एंड 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे इसी के सबसे पहले सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जो कि है सेक्शन 22 में शामिल। जिस तरह से हमने सैलरी के चैप्टर में भी चार्जिंग सेक्शन के अंतर्गत कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 15, याद आया? तो उसी तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते समय भी हम सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, जो दे रखा है आपका इस अधिनियम की सेक्शन 22 में। ठीक है, अब सेक्शन 22 का टॉपिक क्या हुआ हमारा, बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेबिलिटी। किन बेस पर चार्ज लगाया जाएगा, कौन कौन सी मदें इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जिस चार्जिंग सेक्शन की बात करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब किसी गृह संपत्ति से आए, यानी कि जब हम इनकम की गणना कर रहे हैं, कौन सी इनकम जो कि गृह संपत्ति से हो रही है, तो उस समय हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली किस आय पर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ पर टैक्स किस पर लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में टैक्स किस पर लगेगा, तो उसका आंसर होगा कि यहाँ पर टैक्स, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में जो कर है, जो टैक्स है, वो उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर लगता है। ठीक है, जिसे नॉशनल रेंट भी कहा जाता है। अब एनुअल वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग देखेंगे कि आगे जब हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे तो किस तरह से एनुअल वैल्यू की गणना की जाती है। उससे पहले कुछ आज इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको क्लियर करवा देना चाहती हूँ। एनुअल वैल्यू देखिए निम्नलिखित 4 राशियों में से एक हो सकती है। ठीक है ना, आगे हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये कुछ टर्म्स है जो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जैसे अब एनुअल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों के कि एनुअल वैल्यू पर ही टैक्स लगाया जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा, दैट्स क्लियर। अब एनुअल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो इन निम्नलिखित 4 राशियों में से एक हो सकती है। पहली तो ये कि म्युनिसिपल वैल्यू हो सकती है। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित मूल्य उस हाउस प्रॉपर्टी का, रेटेबल वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने उस हाउस प्रॉपर्टी कितनी कीमत निर्धारित कर रखी है, वो होता है उस हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू। या फिर फेयर रेंट भी हो सकता है। फेयर रेंट मीन्स रेंट चार्ज्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, अर्थात जिस एरिया में वो हाउस प्रॉपर्टी स्थित है उसी एरिया में उसी प्रॉपर्टी के समान कोई दूसरी प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फेयर रेंट, ये भी हो सकती है एनुअल वैल्यू। और या फिर स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, मींस इससे ज़्यादा किराया मालिक अपने टेनेंट से नहीं ले सकता, यानी कि इतना किराया तो वो ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, जैसे कि जो किसी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। और या फिर एनुअल वैल्यू हो सकती है एक्चुअल रेंट भी। कहने का मतलब है कि जो किराया मकान मालिक को रिसीव हो गया है या रिसीवेबल है वो ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल रेंट। मतलब वास्तव में प्राप्त किराया, ऐसी राशि जो किराए के रूप में वास्तव में उस हाउस प्रॉपर्टी से उसके मकान मालिक, उसके ओनर को हुई है, वो कहलाता है एक्चुअल रेंट। तो ये जो 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, इन चारों में से कोई एक बनती है एनुअल वैल्यू और उस पर टैक्स लगता है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर आप लोगों को बताने ज़रूरी थे। इसके अलावा मैंने आप लोगों से ये कहा कि एनुअल जो आपकी वैल्यू है उसको नॉशनल रेंट या अनरियल रेंट भी कहा जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि यदि उपरोक्त तीनों में से, तीनों कौन सी हो गई, यानी कि जैसे म्युनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों में से किसी में एनुअल वैल्यू मानी तो वो कौन सी हुई, वो है जो मकान मालिक ने कभी कमाई ही नहीं,
तो ऐसे में उसे ऐसी आय पर टैक्स देना होगा जो उसने कभी कमाई ही नहीं, इसलिए इसे नॉशनल रेंट भी कहा जाता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं केवल और केवल तीनों की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर देखिए, फर्स्ट म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों में क्या होगा, अगर एनुअल वैल्यू इन तीनों में से किसी एक में निर्धारित होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, नॉशनल रेंट कहेंगे उसे। यानी कि क्यों कहेंगे, क्योंकि ये तो कौन सी वैल्यू है जो मकान मालिक ने वास्तव में कभी कमाई ही नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि म्यूनसिपल वैल्यू के बराबर वो किराया प्राप्त कर ले, या फिर जितना फेयर रेंट है उस मार्केट वैल्यू के बराबर प्राप्त कर ले, या स्टैंडर्ड रेंट के बराबर प्राप्त कर ले। तो यह ऐसी वैल्यू होगी, एनुअल वैल्यू अगर ऐसे निकाली जाती है तो ये ऐसी वैल्यू होगी जो मकान मालिक ने कभी कमाई ही नहीं। तो जब बिना कमाए हुए आय पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नॉशनल रेंट। ओके, अब ऐसी जो कंडीशन है, ये कंडीशन केवल इनकम के इसी हेड में आती है, बाकी चारों हेडों में नहीं आती। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, मैंने क्लास में भी बताया था आपको, वीडियोस में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में केवल इसी हेड में ऐसी स्थिति है, बाकी अन्य जगहों पे नहीं है। अब बात रही इस फोर्थ पॉइंट की, यानी कि एक्चुअल रेंट की। तो यदि इस एक्चुअल रेंट यानी कि जो चौथी स्थिति है, इसमें एनुअल रेंट मानते हैं तो यह उचित ही रहता है, क्योंकि वह तो वो आय हो गई जो वास्तव में मकान मालिक ने कमाई है, जिस पर उसे कर देना है। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल रेंट यानी कि वास्तविक किराया। यहाँ पर नॉशनल रेंट जैसी पोजीशन नहीं बनती। तो कुल मिला के अभी हम फिलहाल जो स्टार्ट हमने करा है ये चैप्टर, तो मकान संपत्ति से आय जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिए। एक साधारण तौर पे हम अगर देखें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसे मकान और उससे संलग्न भूमि, मकान होना चाहिए, है ना, बिल्डिंग होनी चाहिए, उससे संलग्न कोई भी लैंड अपर्टिनेंट, अभी हम आगे इसकी बात करेंगे, उससे संलग्न अगर कोई भूमि है, उसके वार्षिक मूल्य पर आयकर अधिरोपित किया जाता है। दैट मीन्स मकान संपत्ति से आय का तात्पर्य ऐसे मकान और उससे संलग्न भूमि के वार्षिक मूल्य पर आयकर अधिरोपित किया जाता है, जिसका करदाता यानी कि जो असेसी है स्वामी हो, उसका स्वामी होना जरूरी है, और ऐसी संपत्ति का उपयोग व्यवसाय अथवा पेशे के लिए नहीं किया जा रहा। अगर व्यवसाय या पेशे के लिए करता है वो उस संपत्ति का उपयोग, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका पीजीबीपी हेड में चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हुई बात, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं बताना चाह रही थी आपको। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 22 यानी कि चार्जिंग सेक्शन के बारे में। इस हेड के अंडर आने के लिए देखिए कुछ शर्तें पूरी होनी ज़रूरी है। वो क्या क्या शर्तें हो सकती है, तो पहली शर्त तो होगी द बिल्डिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट, यानी कि देखिए बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए, चाहे कितनी भी मंजिला बनी हो, 1 मंजिला बनी हो, 5 मंजिला बनी हो, 10 मंजिला बनी हो, लेकिन बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए, और उसके साथ खाली ज़मीन भी हो सकती है। ठीक है, मेन बिल्डिंग हो गई और उसके साथ जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंग स्पेस हो गया। तो एक शर्त तो ये हो गई कि बिल्डिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, है ना, तो बिल्डिंग जो है वो बनी हुई होनी चाहिए। क्लियर हो गई। उसके साथ में कोई खुला एरिया भी साथ में उसके साथ अटैच हो सकता है, यानी कि अटैच्ड लैंड उसके साथ हो सकती है। अब देखिए एक छोटा सा इसका एक एक्सेप्शन भी मैंने यहाँ पर दिया है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई खेत है, मान लीजिए कोई फील्ड है जिसमें एक स्टोरेज हाउस बना हुआ है, वहाँ फील्ड तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, जबकि जो स्टोरेज हाउस है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो ऐसी लैंड या खेत को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एरिया कौन सा है, फील्ड का एरिया है, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, बस केवल एक स्टोरेज हाउस बना हुआ है जो भी किस में आता है, सेकेंडरी पोजिशन में आता है। क्लियर हो गई बात। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम हाउस प्रॉपर्टी के तहत कब लेंगे उस इनकम को, जब बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट बना हुआ हो, या तो बिल्डिंग बनी हुई हो और उसके साथ में अगर कोई खाली जमीन है तो वो भी हो सकती है। ठीक है, मेन क्या है यहाँ पर, मेन फोकस किस पर है, यहाँ प्राइमरी किसको मानेंगे, मेन बिल्डिंग को। क्लियर। दूसरी शर्त है द असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड नॉट सबटेनेंट, यानी कि जो करदाता है, जो असेसी है, वो मालिक होना उसका ज़रूरी है, तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होगा। वो किराएदार होगा तो नहीं होगा, वो टीनेंट या सबटेनेंट है तो नहीं, वो क्या होना चाहिए, ओनर ऑफ द पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी और आखिरी शर्त इसकी ये है, यूज़ ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर किसी इनकम को इस हेड के अंदर लाने के लिए ये भी देखा जाएगा कि उस हाउस प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पीछे भी बताया था आप लोगों को बैक में, कि ऐसी संपत्ति का उपयोग, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका उपयोग व्यवसाय या पेशे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आप देखें कि उसका यूज़ कैसे हो। यहाँ पर कुछ यूजेस मैंने इसको पॉइंट को क्लियर करने के लिए लिख दिए, जैसे अपनी हाउस प्रॉपर्टी का यूज़ और उसके हेड्स देखिए। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए
तीसरी शर्त इसमें एक बच्चों, हाँ यस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जैसे यूज़ फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अगर वो अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए काम ले रहा है तो उसकी इनकम कहाँ चली जाएगी, अंडर बिजनेस प्रोफेशन हेड में चली जाएगी, ठीक है। फिर यूज़ फॉर रनिंग होटल और गेस्ट हाउस, तो भी बिजनेस प्रोफेशन हेड में चली जाएगी। देखा ना हमने, क्या देखा था, क्या मैंने बताया था कि व्यवसाय या पेशे के लिए काम नहीं लेगा वो, नहीं तो इस हेड में नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, ठीक है। लेट आउट होटल बिल्डिंग, मतलब किसी दूसरे को वही होटल बिल्डिंग किराए पर दे दी, खुद चला रहा है तो कहाँ चला जाएगा वो, बिजनेस प्रोफेशन में। लेकिन अगर उस होटल बिल्डिंग को किसी दूसरे को किराए पर दे दी और फिर कोई आय हो रही है तो वो चली जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। ये यहाँ पर ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए जानना, ये एग्जाम्पल हो सकता है इस थर्ड कंडीशन का, ठीक है। फोर्थ, लेट आउट टू ओन एम्प्लॉयज़, अगर मान लीजिए अपने ही एम्प्लॉयज़ को, मान लीजिए एम्प्लॉयर का कोई रेजिडेंस है तो उसने अपने ही एम्प्लॉयज़ में से किसी को या अपने ही एम्प्लॉयज़ को किराए पर दे दिया हो तो भी वो उससे इनकम होगी, तो वो कहाँ चली जाएगी, अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। लेट आउट टू लोकल अथॉरिटीज़, अगर लोकल अथॉरिटीज़ को किराए पर दे दी तो भी वो बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगी। इसके अलावा लेट आउट प्रॉपर्टी इज़ इनसेपरेबल, अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता कि भैया, तो वो कहाँ चली जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन में या फिर अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया है कि जब प्रॉपर्टी को इनसेपरेबल नहीं किया जा सकता, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कितना है या फिर उसमें स्थापित जो संपत्तियाँ है, असेट्स है, उनका रेंट कितना है, अलग नहीं कर सकते, तो ये अलग, तो वहाँ पर क्या होगा, तब वह या तो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा या फिर वो कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्सेज में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ यहाँ पर मैंने एक्सेप्शंस आपके लिए डाल दिए हैं कि सम हाउस प्रॉपर्टी इनकम्स विच आर नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड, ये कुछ ऐसे हेड्स है, कुछ ऐसी इनकम्स है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में शामिल नहीं होगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर ले। पहली इनकम कौन सी होगी, फार्म हाउस से होने वाली इनकम। दूसरी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, कोई संपत्ति आपने धर्म या दान संबंधी प्रयोजनों के लिए दे रखी है तो उससे होने वाली आय भी आपको इसमें शामिल नहीं होगी। तीसरी, हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अभी हमने देखा, अभी मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया, ये कहाँ चली जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ठीक है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चली जाएगी। जैसे आपने क्लिनिक खोल लिया, ब्यूटी पार्लर खोल लिया, अपने घर में कोई ग्रॉसरी की शॉप खोल ली, ठीक है, तो ये इस हेड में इनकम नहीं मानी जाएगी, ये बीपी में चली जाएगी, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चली जाएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जब आप स्वयं उसमें रह रहे हो तो इस हेड में नहीं आएगी, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी को आपने रेंट में दे दिया तो भी वो यहाँ पर नहीं आएगी, अभी हम पहले भी पीछे देख चुके हैं थर्ड कंडीशन में। तीसरी, पैलेस ऑफ एक्स रूलर, ऐसी संपत्ति है कोई तो जो कि किसी शासक की है तो वो भी यहाँ पर इसमें इनकम में नहीं शामिल होगी, उससे होने वाली आय। इसके अलावा प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने वो प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है और उससे हमें कोई आय हो रही है तो वो भी यहाँ पर शामिल, हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, चार्जिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर 22 के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।